Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एक्शनेबल क्लेम विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इसी के साथ जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम वो आपको 130 से 137 तक मिलेंगे. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली में व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम इज. अगर हम एक्शनेबल क्लेम की बात करते हैं तो आप अगर इसका नाम ही देखें, इट इज एक्शनेबल क्लेम मींस एक्शन फॉर क्लेम. आप जब भी किसी भी इंटरेस्ट को या किसी भी राइट को क्लेम करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कोई एक्शन रेज करते हैं, दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम, दैट यू हैव अ राइट टू क्लेम एंड यू रेज एन एक्शन फॉर दैट क्लेम. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन क्या दी है. सेक्शन 3 एक्शनेबल क्लेम कहता है कि कोई भी अनसिक्योर्ड मनी डेट एंड अ क्लेम फॉर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, ये दो राइट्स हैं जो आपका एक एक्शनेबल क्लेम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. अगर हम अनसिक्योर्ड मनी डेट की बात करें, देखिए डेट क्या होता है. डेट बेसिकली होता है एक ऑब्लिगेशन टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट. अगर हम डेट की बात करें, डेट इज बेसिकली एक ऑब्लिगेशन टू पे अ सर्टेन और डेफिनेट सम ऑफ मनी और सम ऑफ अमाउंट. ठीक है, तो बेसिकली जब जो डेट होती है वो दो तरीके की होती है, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड. अगर हम पहले सिक्योर्ड की बात करें तो सिक्योर्ड डेट में आपका आता है लाइक मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन. मॉर्गेज क्या होता है, जब भी आप कोई लोन लेते हैं और उसके बदले में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिरवी रख देते हैं एज सिक्योरिटी फॉर लोन, तो उसे हम कहते हैं मॉर्गेज. सेम अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट के लिए और एज अ सिक्योरिटी फॉर दैट अमाउंट, तो उसे हम बोलते हैं प्लेज. और सेम अगर हम हाइपोथिकेशन की बात करें तो हाइपोथिकेशन बेसिकली डील करता है वही एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में. मूवेबल प्रॉपर्टी में बस ये प्लेज और हाइपोथिकेशन में डिफरेंस ये है कि हाइपोथिकेशन में जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आप ही के पास है, लेकिन बाकी दो कंडीशन में मॉर्गेज में या प्लेज में पोजेशन ही दे दिया जाता है, या तो प्लेजी के पास या तो मॉर्गेजी के पास. लेकिन यहाँ हाइपोथिकेशन के केस में आपके पास पोजेशन भी है, आप उसको यूज करते हैं और उसके ऊपर आपका एक डेट भी होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कार लोन. जैसे कि आप कार लोन लेते हैं और उसके ऊपर आप उस लोन को चुकाने के लिए उस कार को ही आप गिरवी रखते हैं, लेकिन कार भी आपके ही पोजेशन में बेसिकली होती है. दिस इज द डिफरेंस इन प्लेज और हाइपोथिकेशन. प्लेज में प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है प्लेजी को. अब अगर हम अनसिक्योर्ड मनी डेट, ये सारी सिक्योर्ड है, हम अनसिक्योर्ड मनी डेट की अगर बात करते हैं तो अनसिक्योर्ड मनी डेट में आपको सबसे पहले तो यही समझना है कि अनसिक्योर्ड मनी डेट एक डेफिनेट सम ऑफ अमाउंट की होगी. यानी आपके पास जो डेट पे करने का ऑब्लिगेशन है वो एक सर्टेन अमाउंट है. ठीक है, तो उस कभी भी अनसर्टेन अमाउंट के लिए कोई भी एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं किया जाता. अनसर्टेन अमाउंट का एग्जांपल है जैसे कि डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, तो डैमेजेस एक्चुअली में सर्कमस्टांसेस को देखकर ही फिक्स किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है आपका, उसी फिक्स अमाउंट पे आपका एक्शनेबल क्लेम है जिसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड मनी डेट की तो यहाँ सबसे पहली बात फिक्स अमाउंट होगा. दूसरी बात, इस डेट के लिए आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से अगर लोन लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, तो आप उसको कोई सिक्योरिटी तो देते नहीं है. तो सिक्योरिटी अगर आपने नहीं दी है तो वो क्या है, एक अनसिक्योर्ड डेट है. या आपने कोई सामान खरीदा है और उसके लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं, वो क्या है, अनसिक्योर्ड मनी डेट है. अगर उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है तो वहां उस क्लेमेंट के पास ये राइट है कि वो अपने पैसे को आपसे क्लेम कर सकता है. अब मान लीजिए कि अगर हम अनसिक्योर्ड मनी डेट की बात करें तो ये 3 तरीके से होती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास एरियर्स ऑफ रेंट. एरियर्स ऑफ रेंट या एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, ये सारे एक एक्शनेबल क्लेम हैं और यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट है आपके पास जिसको आपको आप क्लेम कर सकते हैं. तो अगर हम डेट की बात करें तो डेट
यहाँ 3 तरह की होती है, एग्जिस्टिंग, एक्रूइंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट। देखिए जब क्या होता है, अगर हम रेंट का एग्जाम्पल ले, सपोज कीजिए कि हर महीने की 5 तारीख को रेंट ड्यू करना है, प्रॉपर्टी लीज पे है, रेंट जो है वो 5 तारीख को पे करना है। 5 तारीख जा चुकी है, आपने रेंट पे नहीं किया है, या 2, 3, 4 महीने का जो रेंट है वो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है। अब आपके पास क्या है, एरियर्स ऑफ रेंट है, तो आप क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, वो टेनेंट से वो एरियर्स ऑफ रेंट क्लेम कर सकता है, और वो क्लेम करने का जो उसका राइट है वो है एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट है और वो अनसिक्योर्ड मनी डेट है। वो अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ऑलरेडी ड्यू अमाउंट है और वो आपको पे भी करना है, 5 तारीख को पे करना था, आपने नहीं किया, अगर आप आज चाहो आज पे कर दो, ये होती है एग्जिस्टिंग डेट। अब अगर हम यही एग्जाम्पल एक्रूइंग डेट में अगर फिक्स करें, ये है आपकी एक्रूइंग डेट, अगर हम इसमें फिक्स करें 5 तारीख को पे करना होता है, लेकिन अभी आज 1 तारीख है मान लीजिए, तो आज की डेट में जो आपका जो अमाउंट है वो ड्यू तो चल रहा है, लेकिन वो पेबल होगा 5 तारीख को। तो जब वो 5 तारीख को पेबल होना है, ड्यू वो आज की डेट में, उसे हम कहते हैं एक्रूइंग डेट, कि वो 5 तारीख को एक्रू हो जाएगा आपका राइट। 5 तारीख के बाद अगर आपको रेंट नहीं मिलता है तो आप एक्शन रेज कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई मुझे मेरा रेंट जो है वो दिलवाया जाए। अब अगर हम कंडीशनल डेट की बात करें तो बेसिकली जैसे मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक पर्सन है ए, वो बी को कहता है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने लॉ में एडमिशन ले लिया तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। तो अब अगर बी 1 साल के अंदर लॉ में एडमिशन ले लेता है तो उसका राइट क्लेम करने का 1000 रुपए रेज हो जाता है, और अब वो ए से 1000 रुपए क्लेम कर सकता है। दिस इज एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। बट ये कैसा है, कंडीशनल डेट है। क्या था कंडीशनल डेट, क्यों, क्योंकि उसमें एक कंडीशन दी गई थी, और वो जो राइट है वो तभी राइज होगा जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुई तो आपका राइट आ गया और आप यहाँ पर उस डेट को क्लेम कर सकते हो जो 1000 रुपए की डेट है। दिस इज बेसिकली कंडीशनल डेट। अब अगर हम बात करें कंटिंजेंट डेट की, जो कि आपकी नेक्स्ट है कंटिंजेंट डेट। कंटिंजेंट डेट में क्या होता है, कंटिंजेंट जैसे आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं, यानी कि डिपेंड अपॉन द कंडीशन, किसके लिए, फॉर हैपनिंग ऑफ इवेंट या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने पर भी या किसी इवेंट के नहीं होने पर। अगर होने पर आपने कंडीशन फिक्स करी है, कंटिंजेंसी है, तो भी वो कंटिंजेंट डेट है, और अगर नहीं होने पे फिक्स करी है तब भी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी ने, जैसे आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल ले लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या, एक्शनेबल क्लेम, लेकिन वो अमाउंट वहां फिक्स होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कंडीशन आप ले लीजिए कि अगर ऐसा इवेंट कोई हो जाता है तो वहां पे आपको इतना पैसा दिया जाएगा, फिक्स अमाउंट है। कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, मान लीजिए किसी व्हीकल का इंश्योरेंस ही ले लेते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट इन फ्यूचर हो जाता है तो आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। दिस इज बेसिकली, अगर वो फिक्स अमाउंट है, ये भी एक एक्शनेबल क्लेम है और इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट डेट। वो कंटिंजेंट डेट तब अराइज होगी जब वो एक इवेंट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास राइट आ जाएगा कि आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आपको एक चीज ये याद रखनी कि एक्शनेबल क्लेम में से फायर और मरीन जो पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। फायर और मरीन इंश्योरेंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। सबसे पहली बात, कैसा आपके पास राइट है, वो है आपका राइट रिगार्डिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी। किस मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या है, आपके पास इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है क्लेम करने का एक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। या मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्लेम करने का। वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है कि आपने जो वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपको उसको यूज करने का आपके पास राइट है, ठीक है। आप उसके बेनिफिट्स जो उस मूवेबल प्रॉपर्टी से आपको मिलेंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। दिस इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। और इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्लेमेंट के पोजेशन में नहीं है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और पर्सन के
पोजेशन में है और क्लेमेंट का राइट है कि वो उसको क्लेम कर सकता है, उसके पोजेशन को क्लेम कर सकता है, उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मुझे 50 बैग्स ऑफ वीट दे दो, ठीक है। उसने क्या किया, बी ने उसको 50 बैग्स ऑफ वीट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ए ने पैसे दे दिए, लेकिन जो 50 बैग्स ऑफ वीट है वो अभी बी के पास ही उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है। और अब अगर बी उसको वो 50 बैग्स ऑफ वीट नहीं दे रहा है तो यहाँ ए के पास राइट है कि वो बी से अपनी वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसके पोजेशन में नहीं है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस क्लेमेंट का क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस पर्सन से अपनी वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। दिस इज एक्चुअली द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझने की है कि ये राइट एक ऐसा है जो कि दिखता नहीं है। एक आपके पास होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक इनटेंजिबल। ये बेसिकली इनटेंजिबल राइट है जो आपको दिखता नहीं है। ये आप तभी जान सकते हैं इसके बारे में जब आप कोर्ट में एक एक्शन रेज करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्शन लाते हैं किसके लिए, क्लेम के लिए, तो वो आपका होता है एक्शनेबल क्लेम। और इस डेफिनेशन में ये दो चीजें ही आपको पढ़नी है। आई होप आपको एक्शनेबल क्लेम समझ में आया होगा। इसके लिए आपको 4-5 बातें ही बस याद रखनी है और ये आपको एक रिवीजन तौर पे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपके प्रोविजंस हैं ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, वो बेसिकली सेक्शन 130 से 137 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसको आपको इसके साथ ही पढ़ना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।